जय हिंद साथियों। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है साइंस का, यानी बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यूज, ऊतक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। चलिए हम इन्हें वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं जी। ऊतक किसे कहते हैं? समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ये क्या कहलाता है? ऊतक होता है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में जो समान होती हैं, उनको ऊतक कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली जो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है। ऊतक के समूह को क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। अंग बनता है। और अंगों के समूह को क्या कहते हैं? बॉडी। अंगों के समूह से हमारी बॉडी बनती है। चलिए, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो वो ऊतक कहलाते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये विंचेट ने किया था। कब किया था? 1771 से 1802 ईस्वी तक। किसने किया था? विंचेट ने। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये भौतिकी या ऊतक विज्ञान, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जंतु ऊतक, यानी एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज को देखेंगे। जंतु ऊतक के प्रकार की बात करें तो जंतु ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सॉरी तीन प्रकार के, जिसमें कि एक उपकला या एपिथेलियम ऊतक जिसको कहते हैं, दूसरा होता है पेशी ऊतक और तीसरा होता है संयोजी ऊतक। ठीक है। चलिए, एपिथेलियम ऊतक की बात करें तो ये कैसा होता है? ये सल्की उपकला ऊतक होता है, घनाकार उपकला ऊतक होता है, स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है, पछमावी या पछमल एपिथेलियम होता है। वही पेशी ऊतक की बात करें तो पेशी ऊतक जो होते हैं वो रेखित पेशी ऊतक होते हैं, अरेखित पेशी ऊतक होते हैं और हृद पेशी ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक की बात करें, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक की बात करें तो इसमें ये भी तीन भागों में इसको डिवाइड किया जाता है: वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक ये एरियोलर ऊतक होते हैं, वसा संयोजी ऊतक होते हैं, श्वेत तंतुमय ऊतक होते हैं, पीला तंतुमय ऊतक होते हैं, जालवत संयोजी ऊतक होते हैं। वही कंकाल ऊतक की बात करें तो ये उपास्थि ऊतक होते हैं, आस्थि ऊतक होते हैं। तरल ऊतक की बात करें तो ये प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। अगर रुधिर कणिकाएं की बात करें तो ये रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की? लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और प्लेटलेट। ठीक है, ये तरल ऊतक हो गया। आगे हम लोग देखेंगे जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक जो हैं अभी हम लोगों ने देखा 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के कौन कौन से? उपकला यानी कि एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है और चौथा जो होता है वो तंत्रिका ऊतक होता है। ठीक है। फर्स्ट कौन सा हो गया हमारा? उपकला यानी एपिथेलियम ऊतक। सेकंड हो गया हमारा पेशी ऊतक। थर्ड हो गया तीसरा हो गया संयोजी ऊतक और चौथा जो हो गया है हमारा वो कौन सा हो गया? वो तंत्रिका ऊतक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उपकला या एपिथेलियम ऊतक। उपकला यानी एपिथेलियम ऊतक जो हमारा पहला ऊतक है वो क्या है? वो उपकला ऊतक ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उपकला ऊतक जो हैं ये जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उपकला ऊतक जो होते हैं ये जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो उपकला ऊतक ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सल्की उपकला ऊतक होते हैं, घनाकार उपकला ऊतक होते हैं, स्तंभाकार उपकला ऊतक होते हैं और पछमाभी उपकला ऊतक होते हैं। यानी जो एपिथेलियम होते हैं
एपिथेलियम टिश्यूज ये 4 प्रकार के होते हैं, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और पछमावी। आगे देखेंगे हम लोग सल्की उपकला ऊतक। सल्की उपकला ऊतक ये कैसे होते हैं? शरीर के आधार पर स्थित भागों की हानिकारक पदार्थों और खुश्क हो जाने से सुरक्षा कौन सा ऊतक करता है? तो यह सल्की उपकला ऊतक करता है। शरीर के आधार पर स्थित भागों की हानिकारक यानी कि जो शरीर की बाहरी सतह होती है, हानिकारक पदार्थों और खुश्क हो जाने से सुरक्षा कौन सा ऊतक करता है? ये सल्की उपकला ऊतक करते हैं। उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना होता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? तो यह सल्की उपकला ऊतक होता है। कौन सा? सल्की उपकला ऊतक होता है। सल्की उपकला ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? तो सल्की ये त्वचा में पाया जाता है, मुंह के अंदर, अन्न प्रणाली में पाया जाता है, फेफड़ों में, बड़े वायुमार्ग तथा गर्भाशय की ग्रीवा में पाए जाते हैं। कौन से? सल्की उपकला ऊतक। त्वचा किस प्रकार की कोशिका की बनी होती है? तो त्वचा जो होती है वो एपिडर्मल सेल्स होती है, यानी आधिचर्म कोशिका होती है जिसको कहते हैं। मुंह की परत किस ऊतक की बनी होती है? तो मुंह की परत जो होती है वो सल्की उपकला ऊतक से बनी होती है। किसकी बनी होती है? सल्की उपकला ऊतक की बनी होती है। सल्की उपकला ऊतक ये पाया कहाँ जाता है? ये त्वचा में पाया जाता है, मुंह के अंदर पाया जाता है, अन्न प्रणाली में पाया जाता है, फेफड़ों में, बड़े वायुमार्ग और गर्भाशय ग्रीवा, ये कौन से होते हैं? ये सल्की उपकला ऊतक होते हैं। कौन सा ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? तो ये सरल सल्की उपकला ऊतक यानी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं। हमारे शरीर में कई अंग हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, स्किन होता है। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत इसको क्या कहते हैं? तो मानव की जो त्वचा होती है, त्वचा की सबसे बाह्य परत जो होती है वो क्या होती है? वो होती है एपिडर्मिस, उसको कहते हैं। मानव त्वचा में कितनी परतें पाई जाती हैं? तो मानव त्वचा में 3 परतें होती हैं। कितनी होती हैं? 3 परतें होती हैं। श्वेत ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो ये श्वेत ग्रंथियां होती हैं जिनसे हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो बाहर निकलता है, वो होती है त्वचा में। श्वेत ग्रंथियां ये मानव के किस अंग में पाई जाती हैं? तो ये त्वचा में पाई जाती हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक ये कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस जो होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ये होता है, ये कहाँ होता है? ये त्वचा में होता है। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? तो त्वचा जो है ये त्वची झिल्ली होती है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो ये केराटिन जो होता है, केराटिन ये प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। कौन सा ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जंतुओं के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ पर अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है? ये स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि तथा वृक्क नलिकाओं में घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर किसको छोड़कर सभी प्रकारों में विभक्त किया जाता है? तो ये ग्रंथिल ऊतक होते हैं। ग्रंथिल ऊतक को छोड़कर ये सभी प्रकारों में विभक्त किया जाता है इनको। किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो ये बाहिका निर्माण करते हैं। बाहिका प्रकार के जो ऊतक होते हैं ये ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अवशोषण और श्रावण के अलावा घनाकार एपिथेलियम ऊतक अंगों को क्या प्रदान करते हैं? अवशोषण और श्रावण यानी सेक्रेशन के अलावा घनाकार एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं ये अंगों को क्या प्रदान करते हैं? ये अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। स्तंभाकार उपकला ऊतक की बात करें, स्तंभाकार उपकला ऊतक ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अमाशय में पाया जाता है। आंत और श्वसन नली के भीतरी भाग में क्या पाया जाता है? स्तंभाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं।
आगे देखेंगे पछमावी यानी पछमलन एपिथीलियम। जो पछमावी एपिथीलियम में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके मुक्त सतह पर रोम होते हैं? तो ये पाई जाती है स्तंभाकार अथवा घनाकार। पछमावी एपिथेलियम ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अन्नवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पछमावी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। अब आगे बात देखते हैं हम लोग पेशी ऊतक। पेशी ऊतक की बात करें, ये इंपॉर्टेंट ऊतक होते हैं। जंतुओं में प्रचलन और गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो ये पेशी ऊतक जो होते हैं ये जंतुओं में प्रचलन और गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। पेशी ऊतक की कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पेशी ऊतक की कोशिकाओं के भीतर जो पदार्थ पाया जाता है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृद पेशी ऊतक होता है। कौन सा होता है? रेखित, अरेखित और हृद। ये पेशी ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक। रेखी पेशी ऊतक या ऐच्छिक पेशी ऊतक जो होते हैं ये क्या होते हैं? कौन सा ऊतक उन गतियों को संचालित करता है जो इच्छा के अधीन होते हैं? जो इच्छा अनुसार कार्य करते हैं उनको हम लोग रेखित पेशी ऊतक कहते हैं या ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। रेखित पेशी ऊतक कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये रेखित पेशी ऊतक जो होते हैं, ऐच्छिक पेशी ऊतक होते हैं, ये भुजाओं में, टांगों और चेहरे पर पाए जाते हैं, जिनकी हम लोग इच्छा अनुसार हाथों को चला सकते हैं, टांगों को चला सकते हैं, चेहरे से इधर उधर देख सकते हैं। कौन सी पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती हैं? तो ये रेखित पेशी होती हैं, ये तंत्रिका के द्वारा उत्तेजित होती हैं। आगे देखते हैं अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक। अरेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक। अरेखित पेशी ऊतक जो होती है किस प्रकार से कार्य करती है? तो ये अनैच्छिक रूप से कार्य करती है, यानी बिना इच्छा अनुसार ये कार्य करते रहते हैं। कौन सी? अरेखित यानी अनैच्छिक पेशी ऊतक होते हैं। अरेखित पेशी ऊतक ये कहाँ पर पाई जाती है? तो अरेखित पेशी ऊतक जो होते हैं जिनको अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं, ये आहार नाल, मूत्राशय तथा गर्भाशय की भित्तियों पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आहार नाल में पाए जाते हैं, मूत्राशय में पाए जाते हैं, गर्भाशय की भित्तियों पर पाए जाते हैं। कौन से? अरेखित पेशी ऊतक या अनैच्छिक पेशी ऊतक। आगे देखेंगे आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो ये अरेखित पेशी से होता है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का जो प्रवाह करते हैं ये किस पेशी के संकुचन या प्रसार के कारण होता है? तो ये होता है अरेखित पेशी के। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हृद पेशी ऊतक। हृद पेशी ऊतक जो होता है, हृद पेशी ऊतक ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? हृद पेशी ऊतक जो होते हैं ये हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं। किस ऊतक के तंतु बड़े तथा शाखावाद अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं? तो ये हृद पेशी ऊतक जो होते हैं ये इनके तंतु बड़े होते हैं, शाखावत होते हैं, अंडाकार होते हैं एवं केंद्रक युक्त होते हैं। कौन से ऊतक? हृद पेशी ऊतक। हृद पेशी स्वभावतः किस प्रकार कार्य करते हैं? जिसमें हमेशा संकुचन और प्रसरण आजीवन चलता रहता है। तो ये अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं। हृद पेशी जो हैं ये कौन से? अनैच्छिक रूप से कार्य करते रहते हैं, जिससे आजीवन ये चलते रहते हैं। आजीवन अपना बिना थके बिना रुके ये अपना कार्य करते रहते हैं। ये कौन से होते हैं? हृद पेशी ऊतक होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये हमारे हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की बात करें, शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों को जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो ये संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक का कार्य होता है सभी अंगों को जोड़ना, यानी सभी ऊतकों को जोड़ना।
किस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है? तो ये संयोजी ऊतक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो कम होती है और इसमें कौन सा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है? इंट्रासेलुलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरकोशिकीय जो पदार्थ भरा रहता है संयोजी ऊतक में, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो संयोजी ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, कंकाल ऊतक होता है और तीसरा जो होता है वो तरल ऊतक यानी कि संवहनीय ऊतक होता है। ठीक है, ये हमारे हो गए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं? वास्तविक ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। अब इसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनको देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 5 प्रकार के होते हैं। एरियोलर ऊतक होता है, वसा संयोजी ऊतक होता है, श्वेत तंतुमय ऊतक होता है और पीला तंतुमय ऊतक होता है, जालवत संयोजी ऊतक होता है। इसमें हम लोग देखेंगे एरियोलर ऊतक। एरियोलर टिश्यू जो होता है इसका क्या वर्क होता है? ये क्या होता है, किस प्रकार के ऊतक बहुतायत में मिलते हैं जिसके मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं? तो ये होता है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक में ये ऊतक बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। इनमें मैट्रिक्स कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। इनके मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या बनाती हैं? ये तंतु बनाती हैं। हिस्टोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। और जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, मास्ट कोशिकाएं ये क्या कहती हैं? ये हिस्टामिन होती है। मास्ट कोशिकाएं होती हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन का वर्क होता है ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए होती है। सेरोटोनिन जो होती है ये रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए होती है। हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन ये रुधिर के एंटीकोएगुलेट के लिए होती हैं। श्वेतकण, श्वेतकण इसमें लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल होता है। श्वेत तंतु कोलेजन रसायन के बने होते हैं। पीला तंतु ये एलास्टानिन पदार्थ के बने होते हैं। आगे देखेंगे हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो होती हैं ये एरियोलर ऊतक में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? एरियोलर ऊतक में पाई जाती हैं। एरियोलर ऊतक के प्रमुख कार्य कौन से हैं उनको देखते हैं। एरियोलर ऊतक के प्रमुख कार्य जो हैं वो यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन से? एरियोलर ऊतक। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। लिम्फोसाइट का संबंध एंटीबॉडी संश्लेषण से होता है। आगे देखेंगे वसा ऊतक जिसको एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। वसा ऊतक ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो वसा ऊतक होते हैं ये त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों के बीच में पाए जाते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक बनता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा अंग बनता है? कौन सा ऊतक बनता है? सॉरी, तो ये वसा ऊतक बनता है, एडिपोज ऊतक। किस प्रकार की ऊतक कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? तो ये वसा ऊतक जो होते हैं, एडिपोज ऊतक जिसको कहते हैं, ये ऊतक कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट रूप से होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग कौन सा ऊतक जो होता है, कौन सा ऊतक संचित भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है? तो ये वसा संयोजी ऊतक जो होता है ये संचित भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। किस ऊतक के अधिक मात्रा में संचित होने के लिए
कौन सा ऊतक संचित भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है? तो ये वसा संयोजी ऊतक होता है, ये संचित भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। किस ऊतक के अधिक मात्रा में संचित होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो ये वसा ऊतक जो होता है ये अधिक मात्रा में ये संचित कर लेता है। वसा ऊतक जो है ये अधिक मात्रा में वसा को संचित कर लेता है और शरीर मोटा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे श्वेतमय तंतुमय ऊतक। श्वेत तंतुमय ऊतक जो होता है यानी कि वाइट फाइब्रस टिश्यू जो होता है ये क्या होता है, इससे देखते हैं। कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करता है जो कि मांसपेशियों को अस्थियों से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है? कौन सा टेंडन होता है यानी कौन सा ऊतक जो होता है वो टेंडन का निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? टेंडन का निर्माण करता है, जो कि मांसपेशियों को अस्थियों से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। तो वो होता है हमारा श्वेत तंतुमय ऊतक यानी वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है। वाइट फाइब्रस टिश्यू का कार्य जो होता है कि वो ऊतक टेंडन का निर्माण करता है जो कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को किससे जोड़ता है? हड्डियों से, और दूसरी मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है वाइट फाइब्रस टिश्यूज। कौन से अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं? तो ये श्वेत तंतुमय ऊतक जो होते हैं ये अत्यधिक मजबूत होते हैं तथा आंशिक लचीले भी होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे पीला तंतुमय ऊतक। पीला तंतुमय ऊतक यानी येलो फाइब्रस टिश्यूज। येलो फाइब्रस टिश्यूज ये क्या होता है? कौन सा ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है? ये पीला तंतुमय ऊतक होता है यानी येलो फाइब्रस टिश्यूज जो होता है ये क्या करता है? ये लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट का वर्क होता है ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। लिगामेंट जो होता है वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। कौन सा ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा लचीले होते हैं? तो ये पीले तंतुमय ऊतक होते हैं। येलो फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये अत्यधिक मजबूत और लचीले होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे जालवत संयोजी ऊतक यानी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं इनको देखते हैं। किस प्रकार के ऊतक में तारा जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये जो जालवत संयोजी ऊतक होते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनमें क्या होता है? तारा जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जालवत संयोजी ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जालवत संयोजी ऊतक जो होते हैं ये प्लीहा में, यकृत में और अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्लीहा, यकृत और अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। अब देखेंगे कंकाल ऊतक, स्केलेटन टिश्यूज। स्केलेटन टिश्यूज को देखेंगे। कौन सा ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतक को सहारा प्रदान करता है और उन्हें मजबूती से जोड़ता है? तो ये कंकाल ऊतक होता है। हमारा कंकाल ऊतक होता है ये क्या करता है? ये शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान करता है और उन्हें मजबूती से जोड़ता है। कौन सा ऊतक हमारे शरीर के अंदर रहता है और शरीर का अंतः कंकाल बनाता है? तो ये कंकाल ऊतक जो होता है स्केलेटन टिश्यू जो होता है ये क्या करता है? ये शरीर के अंदर रहता है और शरीर को अंतः कंकाल बनाता है। कौन सा ऊतक? स्केलेटन टिश्यू जो होता है यानी कंकाल तंत्र। कौन सा ऊतक कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क की रक्षा करता है? तो ये कंकाल ऊतक होता है। स्केलेटन टिश्यू जो होता है ये कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। कंकाल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो कंकाल ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपास्थि ऊतक और अस्थि ऊतक। चलिए देखते हैं उपास्थि ऊतक यानी कार्टिलेजिनस टिश्यूज। कार्टिलेजिनस टिश्यूज जो होते हैं ये क्या होते हैं? यानी किस ऊतक का मैट्रिक्स लसलसा होता है कि जिसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु पाए जाते हैं? किस ऊतक का मैट्रिक्स लसलसा होता है जिसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन पाए जाते हैं? तो ये हमारा होता है कार्टिलेजिनस टिश्यूज होता है, उपास्थि ऊतक होता है। उपास्थि ऊतक के मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होती है। उपास्थि ऊतक के मैट्रिक्स की रचना जो होती है वो एक प्रकार के प्रोटीन से होती है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कॉन्ड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिन।
उपास्थि ऊतक के मैट्रिक्स की रचना एक कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो होती है इससे होती है। उपास्थि का कार्टिलेज अस्थियों के जोड़ को क्या बनाती है? तो जो उपास्थि का कार्टिलेज होता है ये अस्थियों के जोड़ को क्या करता है? चिकना करता है। उपास्थि ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उपास्थि ऊतक कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होते हैं ये नाक, बाह्य कर्ण, श्वास नली, कंठ, स्टर्नम तथा अंतर के कशेरुकी स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारा उपास्थि ऊतक जो होता है नाक में पाया जाता है, बाह्य कर्ण में यानी बाहरी कान की परतों में पाया जाता है, श्वास नली में पाया जाता है, कंठ में पाया जाता है, स्टर्नम में पाया जाता है और अंतर कशेरुकी स्थानों में ये पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस टिश्यूज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप देखेंगे अस्थि यानी बोन को। किस ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं? तो ये अस्थि ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। अस्थि मैट्रिक्स किसकी उपस्थिति के कारण कठोर होता है? तो ये कैल्शियम एवं फास्फोरस लवण के कारण क्या होता है? ये कठोर होता है। कौन सा ऊतक? अस्थि ऊतक। अस्थि के मध्य में एक गुहा पाई जाती है, किससे भरी होती है? तो ये अस्थि मज्जा से। किससे बनी होती है? अस्थि मज्जा से भरी होती है। कौन सी? अस्थि के मध्य में एक गुहा पाई जाती है, यानी कि जो हमारी हड्डी होती है इसके भीतर जो पाया जाता है पीला पीला वो क्या होता है? बोन मारो होता है, अस्थि मज्जा होती है, वाइट कलर का होता है, वाइट और रेड। चलिए आगे देखेंगे तरल ऊतक या संवहनी ऊतक, फ्लड टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू। किसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं? तो यह रक्त या रुधिर एवं लसिका को क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा तरल ऊतक कौन सा होता है या संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। या उदाहरण पूछा जाता है कि कौन सा संयोजी ऊतक है, विकल्प दिए होते हैं, पूछा जाता है कौन सा संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक जो होता है वो हमारा रुधिर होता है, रक्त होता है, रुधिर एवं लसिका को क्या कहते हैं? इनको संयोजी ऊतक कहते हैं, यानी फ्लूइड टिश्यू कहते हैं या वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। रक्त या रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? जिसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं। रक्त या रुधिर के तरल भाग को जिसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड सेल्स होती हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो होते हैं हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय द्रव्य होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको प्लाज्मा कहा जाता है। ये प्लाज्मा होता है। आयतन के अनुपात में संपूर्ण रुधिर का प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग होता है? आयतन के अनुपात में संपूर्ण रुधिर का जो होता है प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग होता है? तो ये होता है 55% भाग। 55% भाग होता है। संपूर्ण रुधिर का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रुधिर कणिकाएं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी जिनको कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 3 प्रकार की हमारी रुधिर कणिकाएं होती हैं। आगे देखेंगे लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की बात करें, लाल रुधिर कणिकाओं का कितने प्रतिशत होती हैं जिन्हें इरिथ्रोसाइट कहते हैं? इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं को। ये रुधिर कणिकाओं का कितने प्रतिशत होती हैं? तो ये 99% होती हैं। कितनी होती हैं? 99%। लाल रुधिर कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन रंजक पाया जाता है जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है? तो ये हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। लाल रुधिर कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन रंजक पाया जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे क्या होता है? इन कणों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक। कौन सी रुधिर कणिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती हैं? तो ये लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये किस में पाई जाती हैं? कशेरुकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इनका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मारो में होता है। किसका? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण बोन मारो में होता है, अस्थि मज्जा में।
स्तनधारी प्राणियों में कौन सा ऐसा प्राणी है जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो ये ऊंट होता है। ऊंट में क्या होता है, इसकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि आरबीसी होती है, इनकी कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। किसमें? ऊंट की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे देखेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। देखिए आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और इनको डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो ये अनियमित आकृति की, केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती हैं। मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो 5 से लेकर 9000 तक होती है। 5000 से लेकर 9000 तक होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा भाग एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो ये लिम्फोसाइट जो होता है ये क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इनमें 5 कण पाए जाते हैं। 5 ग्रेनुलोसाइट पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं और बेसोफिल होते हैं। एग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिम्फोसाइट होते हैं, मोनोसाइट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रुधिर प्लेटलेट यानी कि इनको क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। रुधिर प्लेटलेट या थ्रम्बोसाइट। कौन सी रुधिर कणिकाएं केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती हैं? तो जो प्लेटलेट होती हैं वो क्या होती हैं? वो केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती हैं। रुधिर प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रुधिर प्लेटलेट का मुख्य कार्य होता है कि शरीर के कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना। ये प्लेटलेट का कार्य होता है। शरीर जब कट जाता है तो उसमें क्या निकलता है? रक्त का स्राव होता है। इसको रोकने का कार्य क्या करता है? रक्त प्लेटलेट करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? ये रुधिर प्लेटलेट जो होती हैं, थ्रम्बोसाइट जिनको कहते हैं, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। रुधिर के मुख्य कार्य क्या हैं? तो रुधिर के मुख्य कार्य जो होते हैं, प्रमुख कार्य, ये परिवहन तथा ताप नियंत्रण करना। परिवहन क्या होता है? यानी कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जिसको कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये ब्लड जो होता है ये पहुंचाता है हमारे हार्ट में, और ये हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रण में करते हैं। ताप नियंत्रण करना इनका कार्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा तंत्रिका ऊतक। ये लास्ट है तंत्रिका ऊतक। किन ऊतक कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कहा जाता है? तो ये तंत्रिका ऊतक जो होता है इनको क्या कहते हैं? इनको न्यूरॉन कहते हैं। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करता है? तो ये तंत्रिका ऊतक करता है। कौन करता है? तंत्रिका ऊतक क्या करता है? संवेदना को शरीर को एक भाग से दूसरे भाग में, जैसे देखना, सुनना, ये क्या होता है? ये संवेदनाएं होती हैं। इनको कौन करता है? तंत्रिका ऊतक करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका जिसको कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध पाए जाते हैं। सबसे लंबे वाले प्रवर्ध को क्या कहते हैं? तो सबसे लंबा वाला जो प्रवर्ध होता है इसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहलाता है? ये एक्सॉन कहते हैं। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है तंत्रिका ऊतक की? वो होती है न्यूरॉन। मस्तिष्क, मेरुरज तथा तंत्रिकाएं ये किसकी बनी होती हैं? ये तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। किसकी? तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो एक तंत्रिका कोशिका है ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कितनी? 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं।
तंत्रिका कोशिका कितने भाग होते हैं? तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। कौन से होते हैं? साइटॉन होता है, डेंड्रॉन होता है और एक्सान होता है। साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सान, ये तंत्रिका कोशिका के क्या होते हैं? भाग। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे पादप ऊतक का वर्गीकरण। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एनिमल ऊतक यानी कि जंतु ऊतक पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतकी टिश्यू जो होता है यानी विभज्योतकी ऊतक होता है और स्थायी ऊतक होता है। विभज्योतकी ऊतक कैसे होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक और अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक होते हैं। वही अगर स्थायी ऊतक की बात करें तो स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक होता है और जटिल स्थायी ऊतक होता है। सरल स्थायी ऊतक ये भी 3 प्रकार के होते हैं, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक होते हैं। वही जटिल स्थायी ऊतक की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं। पादप ऊतक। पादपों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का किस प्रकार का कार्य होता है? तो ये इनका विशिष्ट कार्य होता है। पादपों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। सभी ऊतक किस प्रकार उत्पन्न होते हैं तथा धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं? तो ये शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह में विभाजन से उत्पन्न होते हैं। जो शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह में विभाजन से ये उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुरूप ये अनुकूलित हो जाते हैं। ऊतक की कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं पादप ऊतक। कौन कौन से? विभाज्योतकी ऊतक होते हैं और स्थायी ऊतक होते हैं। क्या क्या? विभाज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। अब हम लोग देखेंगे विभाज्योतकी ऊतक के बारे में। कौन सा ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है? अवयस्क जीवित कोशिकाओं का कौन सा ऊतक बना होता है? तो वो विभाज्योतकी ऊतक होता है। किस ऊतक में बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है? तो वो विभाज्योतकी ऊतक में बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। किस ऊतक की कोशिकाएं घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी होती हैं? कोशिका द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिससे भरी होती हैं। तो ये विभाज्योतकी ऊतक जो होता है इसमें इसकी कोशिकाएं ये घने कणयुक्त और कोशिका द्रव्य से ये भरी हुई होती हैं। कौन सा ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? ये विभाज्योतकी ऊतक जो होता है, विभाज्योतकी ऊतक क्या करता है? एकमात्र पादप ऊतक है, ये कोशिका विभाजन के द्वारा ये क्या करता है? नई कोशिकाओं को उत्पादन करता है। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं? तो यह विभाज्योतकी ऊतक होता है, ये क्या करता है? विभाज्योतकी ऊतक होता है, ये पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देते हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, कौन सा अविभेदित कोशिकाओं में वाले अधिकांश पौधों में वह ऊतक होता है जो कि पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना रहती है? तो यह विभाज्योतकी ऊतक होता है। विभाज्योतकी ऊतक क्या होता है? ये अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में यह ऊतक होता है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां क्या होता है? वृद्धि की संभावना होती है। स्थिति के आधार पर विभाज्योतकी ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो स्थिति के आधार पर विभाज्योतकी ऊतक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से विभाज्योतकी ऊतक कौन कौन से 3 प्रकार का होता है? ये शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक होता है, पार्श्वस्थ विभाज्योतकी ऊतक होता है, अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक होता है। 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक।
शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में। जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है? शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक पाया जाता है। शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक की कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर ये किस ऊतक का निर्माण करती हैं? जो शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक होता है इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। किस ऊतक का? स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है शीर्ष विभज्योति ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पार्श्व विभज्योति ऊतक। कौन सा ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में स्थित होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है? तो ये जो पार्श्व विभज्योति ऊतक होता है ये क्या करता है? ये जड़ और तने के पार्श्व भाग में स्थित होता है और इसका काम होता है द्वितीयक वृद्धि करना। ये द्वितीयक वृद्धि करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। पौधों की जड़ तथा तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति है जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, किस ऊतक की बनी होती है? तो ये पार्श्व विभज्योति ऊतक की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अंतर्वेशी विभज्योति ऊतक। अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट विभज्योति ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। कौन से? अंतर्वेशी विभज्योति ऊतक। आगे देखेंगे स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ये विभज्योति ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप किस ऊतक का निर्माण होता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है? ये होता है हमारा स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, इसमें विभज्योति ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। याद रखिए कि परमानेंट टिश्यू जो होता है इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको विभेदन कहते हैं, डिवाइडेशन कहते हैं। संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक यानी कि जो सरल स्थायी ऊतक है उसको देखते हैं। सरल स्थायी ऊतक किन कोशिकाओं का बना होता है? तो ये समरूप कोशिकाओं के बने होते हैं। कौन से? सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मृदूतक होता है जिसको पैरेंकाइमा कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक होता है जिसको कोलेनकाइमा कहते हैं, और दृढ़ ऊतक होता है जो स्क्लेरेनकाइमा होता है। कौन कौन से होते हैं? पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यानी मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। मृदूतक की बात करें, मृदूतक को देखें यानी कि पैरेंकाइमा, ये पैरेंकाइमा होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नए तने में पाए जाते हैं, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में ये पाए जाते हैं। कुछ मृदूतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को क्या कहते हैं? तो इनको हरित ऊतक कहते हैं या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जलीय पौधों में तैरने के लिए मृदूतक के बीच में गुहिकाएं पाई जाती हैं, यानी कैविटीज पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदूतक को क्या कहते हैं? तो इनको वायुतक या एरेंकाइमा कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? एरेंकाइमा कहते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? इन मृदूतक के बीच में कुछ कैविटीज पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदूतक को हम वायुतक यानी कि इसको या तो कोरेनकाइमा कहते हैं या वायुतक कहते हैं, सॉरी एरेंकाइमा कहते हैं इसको। किस ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये मृदूतक पैरेंकाइमा जो होता है इनका अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। आगे देखेंगे मृदूतक के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। मृदूतक जो होता है एपिडर्मिस के रूप में पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? एपिडर्मिस के रूप में ये पौधों को संरक्षण प्रदान करता है।
पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। मृदुतक संचित भोजन जो मृदुतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है, क्या करता है? भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन तथा टेनिन को संचित करता है। मृदुतक है ये क्या करता है? यह गोंद, रेजिन तथा टेनिन को क्या करता है? संचित करता है। यह भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। क्या होता है? भोजन के पार्श्व चालन में क्या करता है? सहायक होता है। मृदुतक में पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में ये क्या करता है? ये उनमें सहायक होता है। आगे देखेंगे स्थूलकोण ऊतक यानी कोलेंकाइमा। किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित केंद्रकयुक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी तथा रसदानी युक्त होती हैं और इनकी भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है? तो ये होता है स्थूलकोण ऊतक यानी कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित केंद्रक युक्त होती हैं, लंबी होती हैं, अंडाकार बहुभुजी होती हैं, रसधानी युक्त होती हैं और इनकी भित्ति में किनारों पर क्या होता है? सेलुलोज होने से इसमें स्थूलन होता है। ठीक है। स्थूलकोण ऊतक ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो स्थूलकोण ऊतक हैं ये तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत तथा पुष्पावली वृत्त पर ये पाए जाते हैं। कौन से? स्थूलकोण ऊतक यानी पैरेंकाइमा। कोलेंकाइमा यानी स्थूलकोण ऊतक की कोशिकाएं किसके कारण कोनों पर मोटी हो जाती हैं? तो ये सेलुलोज और पेक्टिन के कारण क्या होता है? मोटी हो जाती हैं। स्थूलकोण ऊतक के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो इनके प्रमुख कार्य जो हैं ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। कौन से? कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा क्या करते हैं? पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। हरित लवक वाले स्थूलकोण ऊतक भोजन का निर्माण करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा को देखते हैं। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर निकूली होती हैं? तो ये दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, मृत होती हैं, लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं और दोनों सिरों पर निकूली होती हैं। स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर ये निकूली होती हैं। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं का बना होता है? ये स्क्लेरेंकाइमा जो होता है दृढ़ ऊतक होता है, ये किसका बना होता है? ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। दृढ़ ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दृढ़ ऊतक जो हैं ये तना, पत्तियों के सिरों, फलों तथा बीजों के बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में पाए जाते हैं। कौन से? दृढ़ ऊतक स्क्लेरेंकाइमा। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल तथा संवहन बंडल में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये कोलेंकाइमा पाया जाता है इसमें। दृढ़ ऊतक। किस ऊतक में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है? किस ऊतक में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है तथा जिसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है? तो दृढ़ ऊतक में क्या नहीं पाया जाता? स्क्लेरेंकाइमा में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है और इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण कैसी होती है? मोटी होती है। किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका मोटी हो जाती है? तो लिग्निन के जमाव के कारण क्या होता है? दृढ़ ऊतक की कोशिका मोटी हो जाती है। कौन सा ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये स्क्लेरेंकाइमा जो होता है दृढ़ ऊतक ये पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण जो होता है वो इस दृढ़ ऊतक के कारण होता है, स्क्लेरेंकाइमा के कारण। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? दृढ़ ऊतक के कारण होता है। यानी कि स्क्लेरेंकाइमा के कारण कैसा होता है? पौधे जो होते हैं वो लचीलेपन के होते हैं, यानी कि लचीले होते हैं। दृढ़ ऊतक के कार्य क्या हैं? प्रमुख कार्य देखते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। यह पौधों को आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। पौधों के आंतरिक भागों की क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करते हैं।
पौधों के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। क्या करता है? पौधों को सामर्थ्य बनाता है, दृढ़ता प्रदान करता है और लचीलापन भी प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में देखते हैं। इससे संबंधित जटिल स्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं? तो ये 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। कौन से? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जटिल ऊतक किस प्रकार कार्य करते हैं? तो ये एक इकाई के रूप में ये कार्य करते हैं। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जटिल ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। क्या क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर ये क्या करते हैं? ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। कौन से ऊतक संवहन पूल बनाते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये क्या कहते हैं? संवहन पूल बनाते हैं। वृक्षों के सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो इनको संवहनी ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जाइलम। जाइलम क्या है? जाइलम क्या है? तो जाइलम ये पौधों की जड़, तना तथा पत्ती में पाया जाता है। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक होता है और ये पाया कहाँ जाता है? जाइलम जो है ये पौधों के जड़ों में, तना में तथा पत्तियों में पाया जाता है। जड़, तना और पत्ती। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल होता है और खनिज लवण ये पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। जाइलम का क्या होता है कार्य? जड़ों के द्वारा अवशोषित जल, खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना जाइलम का कार्य होता है। जाइलम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? बेसेल्स से बना होता है, ट्रैकियार्ड से बना होता है, जाइलम फाइबर से बना होता है और जाइलम पैरेंकाइमा से बना होता है। जाइलम जो होता है वो कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4 प्रकार की। वाहिकाएं यानी बेसेल्स, ट्रैकिड्स यानी ट्रैकेट्स, जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर और जाइलम मर्दूतक यानी जाइलम पैरेंकाइमा से मिलकर बना होता है। आगे देखेंगे हम लोग फ्लोएम। फ्लोएम को देखते हैं। फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम भी एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। फ्लोएम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पौधों की जड़, तना तथा पत्तियों में ये भी पाए जाते हैं फ्लोएम। और इनका कार्य क्या होता है? फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों के द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये फ्लोएम का कार्य होता है। अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन कौन करता है? तो शर्करा का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, ये पोषवाही के रूप में। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो ये फ्लोएम होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम जो होता है ये पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? सीव ट्यूब्स यानी चलनी कोशिकाएं, सह कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम मर्दूतक यानी फ्लोएम पैरेंकाइमा। 4 प्रकार की कोशिकाओं से ये मिलकर बना होता है। चलनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मर्दूतक 4 प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, ये हमारा आज का जो चैप्टर था ऊतक, टिश्यूज, ये आज का हमारा समाप्त हुआ। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा कंकाल तंत्र, जिसको कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।